को नमो नमः। आज हम व्याकरण के विषय में कुछ यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है कि व्याकरण में क्या दिया गया है और आपको उसमें से क्या चीज समझकर करना है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जिस भी भाषा का अपन प्रयोग करते हैं तो उस भाषा को सुसंबद्ध और प्रामाणिक दृष्टि से बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमको व्याकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। कोई भी भाषा में एक रूपता बनाए रखने के लिए हमको व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण हमको क्या सिखाता है, व्याकरण भाषा में क्यों जरूरी है, ये दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। इसको भी आप लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जैसे भाषा का उपयोग जो होता है, व्याकरण का उपयोग जो होता है, भाषा को हमको शुद्ध भाषा का जो शुद्ध उपयोग होता है ना। जैसे भाषा का शुद्ध उपयोग क्या है, बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, यह आदि सभी जो है ये भाषा के शुद्ध उपयोग है। और इन सभी शुद्ध उपयोगों को करना हमें कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाता है। व्याकरण के अभाव में हम भाषा का शुद्ध उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। संस्कृत भाषा और साहित्य, चूंकि हमारा ये विषय संस्कृत का है, इसलिए संस्कृत का जो भाषा का जो साहित्य का, संस्कृत भाषा और साहित्य का जो अध्यापन है ना, या अध्ययन है, तो अध्ययन और अध्यापन दोनों के लिए संस्कृत व्याकरण का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। संस्कृत भी एक भाषा है, इसलिए संस्कृत भाषा का भी ज्ञान होने के लिए हमको इससे संबंधित जो व्याकरण है उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण के संबंध में हमारे बहुत पुराने ऋषि हुए हैं जिन्होंने व्याकरण को बारे में हम सबको बताया है। उनका नाम था महर्षि पाणिनि। इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था, उनके द्वारा रचित ग्रंथ, वो है अष्टाध्यायी। ठीक है ना। तो संस्कृत के संबंध में पाणिनि के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ अष्टाध्यायी है, यह संस्कृत व्याकरण को लिए सर्वमान्य और प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। ठीक है। अब अपन जानते हैं कि संस्कृत भाषा का क्या उपयोग है। चूंकि हम ये सब जानते हैं और हम ये पहले से सुनते आए हैं और समझे भी है कि संस्कृत भाषा पूरे विश्व की सबसे पुरानी, सबसे पुरातन भाषा है और ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि संस्कृत भाषा जो है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा का मतलब क्या होता है, हम विज्ञान को जानते हैं। विज्ञान क्या है, विज्ञान हर चीज जो है वह स्पष्ट जो है वो साक्ष्य पर आधारित होता है। मतलब इसमें कोई भी चीज जो है अगर बताई जाती है तो उसके पीछे में उसका कुछ न कुछ कारण होता है। उस कारण को बताते हुए ही हम विज्ञान को प्रतिपादित करते हैं। ये सब विज्ञान के बारे में जानते हैं, है ना। जैसे कि हम विज्ञान में कहते हैं कि भाई ये चीज जो है ये ऐसी होती है या ये घटना ऐसी घटती है। तो ये घटना ऐसी घटती है, ये घटती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी चीज को बोलते हैं विज्ञान में कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसे सिद्ध करके बताना पड़ता है। जब सिद्ध करके बताते हैं तब हम ये बताते हैं कि भाई ऑक्सीजन जो है बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसका हम क्या देते हैं, साक्ष्य देते हैं। मतलब कि वह पूर्णतः सिद्ध है ना। उसका पूरा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कोई भी चीज हम कहते हैं तो उसको सिद्ध करने की क्षमता जो होती है वो विज्ञान में होती है, वो इसलिए विज्ञान कहा जाता है। उसी प्रकार संस्कृत भाषा में अगर हम कोई चीज बोलते हैं या उपयोग करते हैं तो उसका एक वैज्ञानिक पहलू होता है कि ये चीज को हम ऐसा उपयोग कर रहे हैं इस भाषा में या ऐसा प्रयोग इस भाषा में हम कर रहे हैं, तो उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने के कारण, है ना, इसमें हम कहते हैं कि पूरी वैज्ञानिकता जो है वह संस्कृत भाषा में भरी हुई है। तो संस्कृत भाषा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। ठीक है ना। तो कालक्रम के आधार पर जैसे जैसे समय बदलता गया तो संस्कृत का भी स्वरूप जो है वह चेंज हुआ है इसलिए जो प्राचीन वेदों की भाषा है उनमें
और उसके बाद की लौकिक संस्कृत। तो संस्कृत के भी अपन दो भाग करते हैं, है ना। लौकिक संस्कृत यानी कि साहित्यिक ग्रंथों में प्रयुक्त संस्कृत के अंतर को बताता है। प्राचीन वेदों की भाषा है संस्कृत, है ना, और उसमें और बाद की जो लौकिक संस्कृत हुई, है ना, यानी साहित्यिक ग्रंथों में प्रयुक्त संस्कृत। देखो, संस्कृत हम जानते हैं कि बहुत पुरानी भाषा है, इसका प्रयोग वेदों में हुआ है, हमारे जो वेद है उसमें संस्कृत का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद संस्कृत का लौकिक प्रयोग। लौकिक प्रयोग का मतलब होता है जो उसके बाद में आने वाले जो कई ग्रंथ बने, नाटक बने, साहित्य बना, गद्यांश बने, पद्यांश बने, इनमें जो लेखकों ने और रचनाकारों ने जिस संस्कृत का भाषा का प्रयोग किया उसको लौकिक संस्कृत कहा गया है। पहले जो वेदों में संस्कृत उपयोग किया गया है वो वैदिक संस्कृत है, वो सबसे पुराना है, ठीक है ना। तो लौकिक संस्कृत के प्रयोग में भी अब जैसे जैसे समय आते गया, बदलते गया कालक्रम के आधार पे, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये पाणिनि के व्याकरण का पालन करता है, पाणिनि का जो व्याकरण है उसका पालन करता है। तो संस्कृत के जो ध्वनियां होती है, ध्वनि का मतलब होता है ऐसा, ध्वनि का मतलब होता है ऐसा नाद जिसमें आवाज निकलती हो, नाद निकलता हो, वो ध्वनि है। हम बात करते हैं तो हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है, गले से आवाज निकलती है, तो ध्वनि है। तो हर शब्द का एक ध्वनि होता है। तो ध्वनि जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, हम सब जानते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, ठीक है ना। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ऐसा होता है। अब अपन स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। स्वर वर्ण में कुल मिला के 13 स्वर कहा गया है। कुल मिला के संस्कृत में 13 स्वर है। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ और औ। स्वर क्या है? स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसके उच्चारण में, स्वर हम किसको बोलेंगे भाई, स्वर क्या है? हम बोलते हैं भाई उसका स्वर अच्छा नहीं है, उसका स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। साधारण भाषा में अपन स्वर को आवाज बोलते हैं, स्वर नहीं सुनाई दे रहा है, स्वर क्या है? तो व्याकरण की भाषा में हम स्वर किसको बोलेंगे? तो स्वर जो होता है ऐसा ध्वनि है, ऐसी ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु जो है, हवा जो है, वो बिना रुकावट से मुंह के बाहर निकलती है। स्वर किसको बोलते हैं? स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें अपन उच्चारित करते हैं किसी को, किसी वर्ण को, तो क्या होता है, वह बिना रुकावट के उसमें वायु जो है वह मुंह से बाहर निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है। अब इस स्वर के भी 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद है। एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में मात्रा को, इसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। जैसे अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं? दीर्घ स्वर को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ और री। प्लुत, तीसरा स्वर होता है प्लुत, आधा प, ल में छोटा उ की मात्रा और त तरबूज का, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में बोलने में हमको 3 मात्रा का समय लगता है, इसे हम प्लुत कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे हे राम, हे प्रभु, ठीक है। ये प्लुत स्वर है। अब ये तो हो गया स्वर वर्ण। तो हमने क्या समझा? स्वर वर्ण किसको बोलेंगे? स्वर वर्ण मतलब ऐसा ध्वनि जिसके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। इसके 3 टाइप्स हो गए। पहला हो गया ह्रस्व, दूसरा हो गया दीर्घ, तीसरा हो गया प्लुत। ह्रस्व में 1 मात्रा का समय, दीर्घ में 2 मात्रा का समय और प्लुत में 3 मात्रा का समय, ठीक है। समझ में बात? अब मेरे को एक छोटी से आपकी जानकारी के लिए कह दूं मैं कि ह्रस्व स्वर जो होता है वो छोटी मात्रा होती है, दीर्घ स्वर बड़ी मात्रा होती है, और प्लुत स्वर में 2 शब्द होते हैं जिसमें अपन पुकारते हैं। समझ में आ रही बात? अब अपन पढ़ते हैं व्यंजन। वर्ण का दूसरा जो रूप होता है वो होता है व्यंजन। एक तो स्वर के बारे में अपन ने जान लिया, अब व्यंजन के बारे में। अब व्यंजन क्या होता है? व्यंजन में वायु जो मुंह से बाहर निकलती है, इसमें थोड़ी सी रुकावट आती है, हल्की सी जो है वो रुकावट जो है वो व्यंजन में आती है।
स्वर में कोई रुकावट नहीं आती और बिना रुकावट की वायु मुंह से बाहर आती है, लेकिन व्यंजन में थोड़ी सी रुकावट के बाद मुंह से हवा बाहर आती है। ठीक है ना। इसके लिए हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को बोलते समय में, उच्चारित करते समय में हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। कुल मिला के संस्कृत में 33 व्यंजन जो है वो माने गए हैं, लिए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे स्वर को अपन ने कुछ वर्गों में बांटा था, व्यंजन को भी अपन वर्गों में बांटते हैं। तो इनको कैसे बांटेंगे, है ना। तो सबसे अधिक प्रचलित है व्यंजनों का उच्चारण। व्यंजन जो उच्चारित होते हैं उसके स्थान है, हमारे मुंह के अंदर में व्यंजन के उच्चारित होने के स्थान है। तो कौन कौन से स्थान होते हैं, उसके आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो कुल 5 प्रकार के व्यंजनों का वर्गीकरण मुंह के अंदर स्थान के आधार पर किया गया है। उसमें कंठ, कंठ का मतलब होता है जो कंठ से उच्चारित हो। तो ये होते हैं आपके क, ख, ग, घ, अंग, ये कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए हम इसको कंठ कहते हैं। इसको अ या आ वर्ग कहते हैं। दूसरा होता है तालव्य। तालव्य जो है ये अपना जो तालु होता है वहां से उच्चारित होते हैं। छोटा ई और बड़ा ई वाले जो वर्ण है ना, ये च वर्ग माने जाते हैं। यहाँ पे अपन च से चालू करेंगे, ये च वर्ग है। तो च, छ, ज, झ, अण, ठीक है, इसलिए हम इसको तालव्य कहते हैं क्योंकि ये तालु से उच्चारित होते हैं। तीसरा होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य में ट वर्ग को माना गया। ट वर्ग में री, दीर्घ और री, ये है आपका, क्योंकि ये मूर्धा से बोले जाते हैं इसलिए इसे हमको मूर्धन्य कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद में दंत्य। ये जो वर्ण है ये दांत से इसका सहारा होता है, दांत से इसका संबंध है ना, दांत से बोले जाते हैं इसलिए हम इनको दंत्य वर्ण कहते हैं। ये री और त वर्ग माना गया है इनको। इनका जो वर्ग है वो री और त वर्ग है। ठीक है ना। यह है त, थ, द, ध, न। देखिए इसमें दांत का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद में ओष्ठ। ओष्ठ में ओठों का उपयोग होता है। जो होठ होते हैं हमारे, ओष्ठ, होठों का उपयोग होता है। ये उ और उ वर्ग में आते हैं। छोटा उ और बड़ा उ का वर्ग है ये। ठीक है ना। इसको प वर्ग कहा गया है ना। ये ओठ से बोले जाते हैं इसलिए हम इसको ओष्ठ वर्ग व्यंजन कहते हैं। ठीक है। यह प, फ, ब, भ, म। देखिए आप इसको बोलेंगे प, फ, ब, भ, म। इसमें होठ बंद होता है, खुलता है, होठ बंद होता है, खुलता है, क्योंकि ये होठ में इसका स्थान है, निकल रहे का स्थान होठ है, तो ओठ के कारण इसको हम ओष्ठ कहा जाते हैं। ध्वनि के उच्चारण में, अभी जो मैंने ध्वनियां आपको बोल के बताई, इसके उच्चारण में होने वाली क्रिया, इसको जो अपन उच्चारित करते हैं तो जो क्रिया होती है इसको हम प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। ठीक है ना। उच्चारण के क्रम में अंदर से निकलने वाली वायु अलग अलग प्रकार के प्रयत्न से बाहर निकलती है, जिससे इसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, बदलता है। प्रयत्न के आधार पर कुछ और महत्वपूर्ण व्यंजन है जिसके बारे में हम आपको अगले बार वीडियो में समझाएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहाँ बंद करता हूँ। नमस्कार।